नमस्कार मित्रों, मेरा परिचय देता हूँ। राहुल मेहता और राइट टू रिकॉल ग्रुप। मैं पिछले 13 सालों से राइट टू रिकॉल के कानूनों का प्रचार कर रहा हूँ और उसको पब्लिसिटी देने के लिए राइट टू रिकॉल कानूनों के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसके लिए मैं इंटरनेट कैंपेन है, इलेक्शन लड़ता हूँ, पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और अब तक मैंने अखबारों में करीब 20 जितने एडवर्टाइजमेंट दिए हैं और ये अब यूट्यूब पर वीडियो है। तो आज का जो टॉपिक है वो जो डिसीजन है IIT JEE को कैंसिल करने का, उसके ऊपर है। वो आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और कपिल सिब्बल ने मिलके IIT JEE को ख़त्म करने का डिसीजन लिया है कि 2014 या 2015 जो भी डेट है उसके बाद वो आखिरी IIT JEE एग्ज़ाम होगी, उसके बाद IIT JEE की एग्ज़ाम नहीं होगी। तो वो क्यों किया गया और इस तरह के बहुत सारे जो एजुकेशन में जो डिसीजन है उसको लेकर ये वीडियो है। तो भारत में गणित और विज्ञान की शिक्षा तोड़ने का जो षड्यंत्र है उसके पीछे मेन भूमिका है मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकों की और मिशनरियों की। मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक क्यों भारत का विज्ञान और गणित का एजुकेशन तोड़ना चाहते हैं? वो इसलिए तोड़ना चाहते हैं ताकि भारत में इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, टेक्नीशियन कम हो जाए तो हमें टेक्नोलॉजी के लिए, इक्विपमेंट वगैरह के लिए हमें पश्चिम पे हमारा डिपेंडेंस बढ़ जाएगा और उसमें सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस हमारा बढ़ेगा वेपन्स के लिए। यदि हमारे पास इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन वगैरह नहीं होंगे तो हम हथियारों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे और हथियारों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो हमें बाहर से हथियार मंगाने पड़ेंगे, अमेरिका से या फ्रांस से या उसका भाई ब्रिटेन। तो इन तीन में से किसी भी देश के पास हथियार मंगाए, इसका मतलब कि जिस दिन युद्ध शुरू होगा उस दिन स्पेयर पार्ट के दाम 10-20 गुने हो जाएंगे, 100 गुने हो जाएंगे, पूरा देश उनके हवाले कर देना पड़ेगा और हम उनके सामने कभी लड़ेंगे नहीं। क्योंकि मान लो अमेरिका के साथ युद्ध हुआ तो जो फ्रांस के प्लेन है वो काम करना बंद कर देंगे, फ्रांस उसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू या तो किसी भी और टेक्नोलॉजी के द्वारा 2 मिनट के अंदर पूरा डिसेबल कर देगा। जो अनुभव लीबिया में हुआ, लीबिया ने बहुत सारे हथियार फ्रांस से और दूसरे देशों से खरीदे थे, वो सारे हथियार एंड में काम करने बंद हो गए और अमेरिका ने जो विद्रोही सेना को हथियार वगैरह दिए थे वो विद्रोही सेना की जीत हो गई। यानी विदेशियों से खरीदे हुए हथियार कभी काम नहीं आते। तो भारत में विज्ञान और गणित की शिक्षा को कमजोर करने का काम मल्टीनेशनल कंपनियों ने काफी पहले शुरू कर दिया और उसके लिए क्या क्या कानून बनाए गए मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और बाद में उपाय। तो एक कानून बनाया गया कि 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना है, 8th स्टैंडर्ड तक सबको पास कर दो, वो पेपर ब्लैंक भी रख दे तो भी उसे पास कर दो। तो जाहिर है कोई पढ़ेगा नहीं और टीचर है वो पढ़ाएगा नहीं। एग्जामिनेशन में स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर की परीक्षा होती है। स्टूडेंट तो जो आता है वो लिख देगा, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यदि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी फेल हो जाते हैं या तो कम नंबर आते हैं तो उससे प्रूव हो जाता है कि शिक्षक ने ठीक से पढ़ाया नहीं। यानी एग्जामिनेशन है वो स्टूडेंट के साथ साथ शिक्षक की भी परीक्षा है, उस स्कूल की भी परीक्षा है कि स्कूल के ट्रस्टी वगैरह जो मालिक है स्कूल के वो ठीक से शाला चला रहे हैं या नहीं, या तो वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं नहीं। तो और इस तरह से क्वालिटी चेकिंग जो होता है वो हर साल होता था, वो खत्म करवा दिया क्योंकि 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना है, सबको पास कर देना। ये कानून धीरे धीरे आया पर 2002 के आसपास ये शुरू हो गया कि 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने 12th क्लास की एग्जाम दी 1986 में, सेंट्रल बोर्ड में से दी थी। तो मैंने कुछ 3-4 साल पहले सेंट्रल बोर्ड की 12th की एग्जाम देखी, टेक्स्ट बुक देखी, तो देखा कि टेक्स्ट बुक है वो कलरफुल हो गई है। हमारे टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट थी, अब इसमें कलर आ गए, पर जो लेवल था वो कम हो गया। सिलेबस ऐसा लगा मुझे, ठीक से मुझे स्टडी करना बाकी है, कि 20-30% कम हो गया। उसके बाद एग्जामिनेशन के पेपर देखे तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते थे और उसका डिफिकल्टी का लेवल कम हो गया। और फाइनली दूसरा कानून जो कपिल सिब्बल ने कुछ एक दिनों पहले बनाया और राज्य सरकारों पे भी दबाव आ रहा है कि 10th का बोर्ड है वो खत्म कर दो। तो 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना, 10th का बोर्ड आएगा तो वो भी स्कूल बोर्ड एग्जाम लेगी तो स्कूल तो सबको पास कर ही देगी। यानी 10वीं कक्षा तक ना कोई मैथ्स ठीक से पढ़ेगा, ना कोई गणित ठीक से पढ़ेगा, ना कोई विज्ञान ठीक से पढ़ेगा। मैथ्स और विज्ञान दोनों का एजुकेशन है वो कमजोर हो जाएगा। मैथ्स और साइंस की खास बात क्या है कि बाकी जो विषय है, अंग्रेजी हो या तो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री, वो आप किसी भी दिन पढ़ सकते हो। मान लो 1st to 10th तक आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा और 11th की टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू करो हिस्ट्री की,
तो आप चढ़ती गाड़ी में चढ़ सकते हो, लेकिन मैथ्स और साइंस में ऐसा नहीं है। मैथ्स और साइंस में यदि बेस कमजोर है तो फिर आदमी को एडवांस मैथ्स सीखना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, सिवा कि वो एक 1 2 3 से दोबारा शुरू करे। तो यदि फर्स्ट टू 8 तक यदि करोड़ों लड़कों बच्चों का मैथ्स का बेस यदि कमजोर हो गया, साइंस का बेस यदि कमजोर होगा, तो वो जिंदगी भर कमजोर ही रहेगा और वो समाज कभी अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट वगैरह पैदा नहीं कर पाएगा। तो 10वीं कक्षा का बोर्ड खत्म करना, ये दूसरा डिसीजन लिया ताकि ये पढ़ाई और कमजोर हो जाए। 10वीं बोर्ड को खत्म करने का एक और रीजन था कि 2002 के बाद बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा पैसा फूका गया था एजुकेशन के नाम पे, और एजुकेशन कुछ होता नहीं था। बहुत सारे स्कूल में अटेंडेंस 100% होती थी, मुश्किल से 10-20% लोग ही आते थे। गांव में जितने भी लड़के थे सबका नाम आ जाता था और ग्रांट मिल जाती थी, पैसा था वो सब खा जाते थे। कोई मिनिस्टर है, एमएलए या वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, वो सब पैसा खा जाते थे। अब यदि 10th का बोर्ड आता है तो पोल खुल जाएगी कि भाई 10 साल वो स्कूल में पढ़ा और 10th के बोर्ड में यदि मैथमेटिक्स में उसका स्कोर 5 मार्क भी नहीं आता, 10 मार्क भी नहीं आता। इसलिए यदि 10th का बोर्ड चालू रहता तो जो पिछले 10 साल में एजुकेशन के नाम पे पैसा का गबन हुआ है वो पूरा ऑब्जेक्टिवली सामने आ जाता। इसलिए 10th के बोर्ड को खत्म करने का डिसीजन लिया गया और राज्य सरकारों के पे भी दबाव डाला जा रहा है कि आप 10th का बोर्ड खत्म करो। तो एजुकेशन कमजोर करने के लिए क्या क्या किया गया, ये डिसीजन लिया कि 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना, 10th का बोर्ड निकाल दो, मैथ्स का सिलेबस कमजोर कर दो। और यहां तक कि कुछ बोर्ड ने ये शुरू कर दिया कि जो 12th के साइंस के मैथ्स के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से पूछते हैं। मतलब टेक्स्ट बुक में से ही पूछेंगे, टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल है वही एग्जाम में आएगा। यानी स्टूडेंट को कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, अपने दिमाग को ज्यादा कसरत देने की जरूरत है। और ये मैथ्स का पेपर, तो जाहिर है इससे मैथ्स का बेस कमजोर हो जाएगा। अब जेईई को जो तोड़ा जा रहा है उसकी वजह यह है कि आईआईटी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए सेंट्रल लेवल पे 2 एग्जाम है, AIEEE और IIT JEE। IIT JEE में कुछ 4 लाख लड़के बैठते हैं, जिसमें से 10,000 लोग सिलेक्ट होते हैं। और बहुत सारी कॉलेज हैं, ISM धनबाद भी शायद IIT JEE से स्टूडेंट्स लेती है, कुछ 9 जितनी IIT है, IIT BHU है, और बहुत सारी और कॉलेज भी हो सकता है कि IIT JEE के रिजल्ट पे एडमिशन देना शुरू करें। तो 10,000 लेते हैं, 4 लाख लोग IIT JEE के एग्जाम देते हैं, जिसमें से 10,000 सिलेक्ट होते हैं। और AIEEE है, उसमें 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं और उसमें से कुछ लाख 2 लाख इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। तो जेईई का फायदा क्या था कि जो 4 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं उनमें से शायद 2-1 लाख तो शायद टाइम पास के लिए दे रहे थे, लेकिन कम से कम 1.5-2 लाख सीरियसली उसकी तैयारी करते थे। भले सिलेक्ट 10,000 हो, लेकिन 1.5-2 लाख सीरियसली उसकी तैयारी करते थे, तो मुश्किल सवाल हल करने की वो कोशिश करते थे, तो उनका मैथ्स और साइंस का लेवल इंप्रूव होता था। ये AIEEE और जेईई में बहुत बड़ा अंतर है। जो विद्यार्थी AIEEE की तैयारी करता है वो एक लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, प्रयत्न ही नहीं करेगा, क्योंकि उस लेवल के मुश्किल सवाल AIEEE में आते ही नहीं है। जबकि जेईई में मुश्किल सवाल आते हैं तो विद्यार्थी मुश्किल सवाल हल करने की कोशिश करता है, 1-2 लाख विद्यार्थी मुश्किल सवाल हल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे उनका मैथ साइंस का लेवल इंप्रूव होता है। यानी जेईई में भले सिर्फ 10,000 लोग सिलेक्ट होते हो, लेकिन जेईई की वजह से 1-1.5 लाख लोगों का मैथ्स और साइंस का लेवल ऊपर आता था। और वो चीज खत्म करनी है। वो क्यों खत्म करनी है कि इतने सारे इंजीनियर और जो IIT से और दूसरे कॉलेजों से जिनका मैथ साइंस का लेवल इंप्रूव हो गया, यदि उनको मल्टीनेशनल कंपनियों को उन्हें नौकरी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो नौकरी नहीं देंगे तो वो भारत में काम करेंगे, तो भारत की इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, भारत का टेक्नोलॉजी लेवल इंप्रूव हो जाएगा। मैं अक्सर बोलता था कि भाई जो IIT के इंजीनियर अमेरिका गए हैं, यदि उन्होंने अमेरिका ने उनको एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान जाता। कैसे ज्यादा नुकसान जाता कि वो IIT के इंजीनियर यदि उनको अमेरिका में नौकरी नहीं मिलती तो भारत में कोई झाड़ू पोछा तो करने नहीं वाले थे, वो भारत में इंजीनियरिंग शुरू करते, और भारत में इंजीनियरिंग शुरू करते तो भारत की स्थिति सुधर जाती। तो भारत में डेवलपमेंट कम हो उसके लिए अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन है कि वो जितने भी IIT से एक इंजीनियर निकल रहे हैं उनको किसी भी हालत में वो एब्जॉर्ब करे, और प्रोजेक्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट निकालो ताकि उनको कुछ करने के लिए काम मिले। किसी भी हालत में उन्हें इंडियन इकोनॉमी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। पर एक पॉइंट के बाद एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे लिमिट आ जाती है, तो होता कि भाई तुम बेस ही तोड़ दो ताकि इतने टैलेंटेड इंजीनियर निकलने ही बंद हो जाए।
और टैलेंटेड इंजीनियर निकलने कैसे कम हो जाएंगे कि IIT JEE तोड़ेंगे तो, कि जो 9वीं कक्षा में काफ़ी लोग IIT की तैयारी शुरू कर देते हैं। मैंने 11th में शुरू की थी। मैंने IIT JEE की एग्ज़ाम दी 1986 में और मैंने 11th में तैयारी शुरू की थी। कुछ लोग 9th में तैयारी शुरू करते हैं। तो 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 साल जो IIT JEE की तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन हो या ना हो, उनका मैथ साइंस का लेवल इंप्रूव हो जाता था, वो अब खत्म हो जाएगा। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या उनके जो भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड हो गए, उन्होंने ये कपिल सिब्बल और IIT के जो डायरेक्टर है दे दिया उनको जो भी उनको चाहिए, 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी उनका भाव होगा, पता नहीं मुझे क्या उनका गोइंग रेट है, तो दे दिया होगा उनको और बोला कि भाई IIT JEE खत्म करो। तो IIT के जो डायरेक्टर है वो भी एग्री हो गए कि भाई मेरा क्या जाता है, देश का नुकसान है, मेरे को तो फायदा ही है, मेरे को कौन सा नुकसान जा रहा है IIT JEE को खत्म करने में। तो डायरेक्टर भी सारे एग्री हो गए कि IIT JEE खत्म कर दो। तो उससे ओवरऑल कंट्री को नुकसान है। उसके बाद एक और भी प्रयत्न हो रहा है कि IIT की फीस बढ़ाई जाए। मेरे ख्याल से फिलहाल IIT की फीस 2 लाख है और वो धीरे धीरे 3 लाख से लेकर 8 लाख तक करने की बात चल रही है कि IIT की फीस को 8 लाख कर दी जाए, ताकि मिडिल क्लास का कोई यदि इंटेलिजेंट लड़का हो तो वो IIT में पढ़ ही ना सके किसी भी हालत में। तो उसके 12th के तक उसका लेवल ऊपर आए तो भी उसका लेवल खराब ही रहेगा। अब जो दूसरा जो पॉइंट है कि 10th और 12th का जो सिलेबस कम किया जा रहा है मैथ्स और साइंस का, और एग्जाम आसान कर दिए जा रहे हैं और विद्यार्थियों को पास कर दिया जाता है उनका परफॉर्मेंस खराब हो तो भी। तो उसमें मैं थोड़ा भेद डालूंगा कि इंडिया में सारे बोर्ड का स्तर गिर रहा है सिवाय कि ISC, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। ISC का वैसे संचालन टेक्निकली दिल्ली से होता है, पर उसके पीछे रिमोट कंट्रोल कैम्ब्रिज का है। ISC के पीछे कैम्ब्रिज का रिमोट कंट्रोल है और ISC के स्कूल काफ़ी महंगे होते हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अहमदाबाद में जो सबसे सस्ता ISC का स्कूल है वो साल के कुछ 80,000 1 लाख रुपए उसकी फीस है। तो कौन उसमें लड़कों को भेज पाएगा जिसकी साल की इनकम मिनिमम 5 लाख हो, 6 लाख हो, वो ही अपने लड़के को ISC के स्कूल में भेज पाएगा। तो जो CBSE और स्टेट बोर्ड है उसका लेवल गिरा दिया, तो उससे क्या होगा कि मिडिल क्लास का लड़का ISC में जा नहीं सकता, तो वो भी इंटेलिजेंट होगा तो भी उसको मैथ साइंस की अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। वो पोटेंशियली इंटेलिजेंट हुआ तो भी उसको मैथ साइंस की अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। और यदि वो कोई अमीर घर से आता है तो उसके माँ बाप देखेंगे कि भाई उसका लड़का है कि बोझ सहन कर सके, तो ISC में भेजेंगे तो उसका लेवल इंप्रूव होगा, क्योंकि ISC में मुश्किल सवाल है, वहाँ एग्जाम में फेल करते हैं, बहुत टफ एग्जाम लिए जाते हैं। उसमें 10th का बोर्ड है, ISC में 10th का बोर्ड है, तो सेंट्रल बोर्ड ने निकाल दिया। तो इससे ISC इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट में जो बोर्ड जो लड़के जाएंगे वो पढ़ लिख के ज़्यादा आगे आएंगे करियर में, उनके परफॉर्मेंस में, और सिर्फ अमीर लड़के ही उसमें जा पाएंगे। मिडिल क्लास की तो कैपेसिटी है नहीं कि वो ISC में अपने लड़कों को भेज सके। और मिडिल क्लास के लड़के जो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में जाएंगे, यदि वो इंटेलिजेंट हुए तो भी उनका परफॉर्मेंस खराब रहेगा, क्योंकि उनको थ्रू आउट द बोर्ड, थ्रू आउट द स्कूल उनको मुश्किल सवाल न उनको फेस करने पड़ेंगे, न उन पे दबाव डाला जाएगा कि आप ये मुश्किल सवाल सॉल्व करो, न उनको मुश्किल सवाल उनको देखने भी नहीं मिलेंगे, सॉल्व करना तो दूर की बात रही। तो इससे एक जो ट्रेंड था कि एजुकेशन की वजह से काफ़ी मिडिल क्लास के लोग को उनका IIT में जाते थे या तो मेडिकल में जाते थे और उनको वो साल 2 साल 10 साल बाद अपर क्लास में इंक्लूड हो जाते थे, वो ट्रेंड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब ये सारी समस्या है, उपाय क्या है? अंत में तो बात उपाय पे आती है। तो मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो और कार्यकर्ताओं को कहे और मंत्रियों को कहे, बीजेपी के MP को कहे, सारे MP को, बीजेपी CPM कांग्रेस, कि गैजेट में कुछ कानून छपवाए। गैजेट में कौन से कानून छपवाएंगे कि जिससे ये प्रॉब्लम कम हो सकता है? पहले तो गैजेट क्या है? गैजेट एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। हर महीने केंद्र सरकार और हमारी जो 25-30 राज्य सरकार है वो हर महीने एक ये गैजेट निकालती है, जिसमें आदेश होता है कलेक्टर के लिए, सेक्रेटरी के लिए, सबके लिए। तो हमें यदि कोई सरकारी समस्या का उपाय चाहिए तो हमें गैजेट में क्या छपवाना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.pdf। मैं फिर से दोहराऊंगा, rahulmehta.com/301.pdf, और हिंदी है 301.h.pdf। इसका चैप्टर 30 एजुकेशन के ऊपर है, 230 चैप्टर 30 में। तो उसमें पहला है राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर।
कि यदि जिले के लोगों के पास राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आता है तो ये जो नए नए कानून बनाने जा रहे हैं कि 8 स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना, सिलेबस कम कर दो, वो सारे घपले कम हो जाएंगे। सरकारी स्कूल है वो ठीक से चलने लगेंगे और एजुकेशन का स्तर इंप्रूव होगा। दूसरा है राइट टू रिकॉल स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर और राइट टू रिकॉल नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन मिनिस्टर। यानी कि स्टेट के यदि एजुकेशन मिनिस्टर या केंद्र के एजुकेशन मिनिस्टर इस तरह की घपलाबाजी करते हैं कि IIT JEE का एग्जाम कैंसिल कर दिया वगैरह, तो हम उन्हें नौकरी से निकाल सके, उसकी जगह किसी ईमानदार आदमी को रख सके। तो राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर, ये 3 ड्राफ्ट मैंने चैप्टर 30 में दिए हैं, सेक्शन 30.2 में दिए हैं, 1-2 पेज के ड्राफ्ट है। ये राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का ड्राफ्ट है और इसी तरह का ड्राफ्ट राइट टू रिकॉल स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर का है, वो हमें गैजेट में छपवाने चाहिए। और उसके बाद मैथ्स का एग्जाम लेवल कैसे इंप्रूव हो सकता है, इसका मैंने पूरा एक फॉर्मेट दिया है कि अब कंप्यूटर सस्ते हो गए तो हम बड़े पैमाने पे टेस्टिंग सेंटर खोल सकते हैं और हर लड़के को उसमें मैथ्स का एग्जाम हर 15 दिन में या महीने में एक एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के जो 1,00,000-2 लाख क्वेश्चन है वो पब्लिक डोमेन में डाल दो, कोई रट नहीं सकता। और एग्जामिनेशन इस तरह से रख सकते हैं कि चीटिंग ना हो सके। चीटिंग कैसे नहीं होगी कि मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे पास में कोई दूसरा लड़का बैठा है, तो मेरा जो क्वेश्चन 25th है वो उसका क्वेश्चन नंबर 50 होगा या 10th होगा, यानी मैं उसके टर्मिनल में देखूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। फिर जो कंप्यूटर है वो एक क्वेश्चन का जवाब के लिए सिर्फ 2 मिनट देगा, उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ एक क्वेश्चन पीछे जा सकते हो जवाब चेंज करने के लिए, और उसके बाद एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट उसी वक्त आ जाएगा। और स्टूडेंट का जो रिजल्ट है उसके आधार पे स्टूडेंट को इनाम दिया जाए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, वो जो भी वेल्टेक्स से पैसा आता है उससे तय होगा कि भाई मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस का क्या अवार्ड होना चाहिए। और टीचर की सैलरी क्या होगी कि भाई आपके लड़के जो हर 15 दिन महीने में एक एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में आपके लड़कों का जो परफॉर्मेंस है वो आपकी सैलरी। वो पूरा मैंने सिस्टम इसमें डिस्क्राइब किया है कि टीचर को सरकार से एक पैसा फोकट में नहीं मिलना चाहिए, मैथ्स के टीचर को और साइंस के टीचर को, और जो उसके हर 15 दिन बाद महीने में उसके कंप्यूटराइज टेस्ट हो उसके लड़के की और उसके लड़कों का जो एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस है उस हिसाब से टीचर को पैसा दे दिया जाए। और भी अन्य दरखास्त है कि कानून का विषय 5th स्टैंडर्ड से इंक्लूड करना चाहिए। जो भी IPC कानून है, CRPC है वगैरह, वो बेसिक कानून है, कोई अनपढ़ गवार आदमी भी समझा सकता है। ये जो बोलते हैं ना कि कानून समझना बहुत मुश्किल बात है, जो भी आदमी कहता है कि कानून मुश्किल चीज है वो आदमी सर से पांव तक झूठा है। सर से पांव तक, और वो पिछले 7 जन्म में झूठा था और आने वाले 7 जन्म में भी वो झूठा होने वाला है। कानून कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सिवा सारे कानून 8th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स से ज्यादा सरल है। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए उसको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है जिसने कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील ना किया हो। बाकी कोई भी IPC, आप इंडियन पिनल कोड या भारत का संविधान या कोई भी कानून रख दीजिए, उससे बुक क्रिकेट खेलने को तैयार हूं मैं। और जो भी पेज आएगा मुझे आप 8th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स जिसने पास किया हो, वैसे 9th स्टैंडर्ड के 30 लड़के दे दीजिए, मैं 30 में से 25 नहीं 30 में से 30 को वो कानून समझा दूंगा। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो कि सरल शब्दों में लिखा जाए तो एक आम आदमी ना समझ सके। तो कानून है वो 5th-6th स्टैंडर्ड से पढ़ना चाहिए। वेपन एजुकेशन की दरखास्त है कि जो भी आदमी 18 साल का है, स्कूल में हो या स्कूल ड्रॉप आउट हो, जो भी है, उसको कंपलसरी वेपन एजुकेशन यानी कि बंदूक चलाने की ट्रेनिंग और दूसरे छोटे मोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो ये सारे मैंने एजुकेशन में डिस्क्राइब किया है। तो ये सारे, और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो एजुकेशन सिस्टम तोड़ने की जो तरीके चल रहे हैं कि 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करने का, सिलेबस कम कर, जो उसका दूसरा भी एंगल है कि जो अमीर लड़के हैं जिनके माँ बाप अपने लड़कों को ISC में भेज सकते हैं या तो महंगे ट्यूशन क्लास में या कोचिंग क्लास में भेज सकते हैं, उनका तो एजुकेशन ठीक चलेगा। वो तो यदि इंटेलिजेंट है तो वो मैथ साइंस की उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और गरीबों को नहीं मिलेगी। तो इससे गरीब आदमी क्या करेगा, वो अपने लड़के को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू करेगा। ये 2 वजह से जो एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने की कोशिश है वो इसलिए की जा रही है ताकि मिशनरी स्कूल को ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के मिले, ज्यादा उसको लोअर क्लास के लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में मिशनरी स्कूल में जाना शुरू करें और उनको फिर कन्वर्ट किया जा सके।
तो ये, और इसमें सारी राज्य सरकारों के एजुकेशन मिनिस्टर भी शामिल है। गुजरात में भी सरकारी स्कूलों का स्तर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, महाराष्ट्र में भी बिगड़ता जा रहा है। आप कोई भी राज्य ले लीजिए, वहाँ पे सरकारी स्कूलों का स्तर है वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। और इसीलिए जो गरीबों के लड़के हैं वो उनके पास कोई चारा नहीं है, उनके पास तो पैसा नहीं है कि अपने लड़के को आईएससी के स्कूल में भेज सके, इसलिए फिर वो मिशनरी स्कूल में भेजते हैं। तो राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एक उपाय है। दूसरा, राइट टू रिकॉल स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर। ये मैंने जो व्यवस्था, गणित की व्यवस्था के बारे में बताया कि हर महीने विद्यार्थी का एग्जाम हो, उस एग्जाम के आधार पर उसको अवार्ड मिले और शिक्षक की सैलरी भी उस एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस पे डिसाइड हो, इसे मैं सात्य सिस्टम कहता हूँ। और अंत में विद्यार्थियों को 6 स्टैंडर्ड से कानून का एजुकेशन दिया जाए और 18 साल के हर एक व्यक्ति को बंदूक आदि हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। तो ये मेरे चैप्टर 30 का सारांश है। अभी हमें आईआईटी जेईई को एग्जाम फिर से शुरू करवाने के लिए हमें पहली मुहिम छेड़नी चाहिए कि कपिल सिब्बल को नौकरी से निकाला जाए और आईआईटी के सारे डायरेक्टरों को नौकरी से निकाला जाए। आईआईटी के सारे डायरेक्टरों ने आईआईटी के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, सबके सब 13 के 13, 12, 13 जितने भी है, सारे आईआईटी के डायरेक्टरों ने, उन्होंने जो यूनानिमस सजेशन दिया कि आईआईटी जेईई को खत्म करना चाहिए, एक एक डायरेक्टर को मैं कहूँगा नौकरी से निकालना चाहिए, ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, उन्हें किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नौकरी नहीं देनी चाहिए और कपिल सिब्बल को भी नौकरी से निकालना चाहिए। तो मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो ये इतने मुद्दों पे मुहिम छेड़े कि कपिल सिब्बल को नौकरी से निकाला जाए, आईआईटी के डायरेक्टर को नौकरी से निकाला जाए, आईआईटी जेईई को जिस तरह की थी उसी तरह से उसको रखा जाए। धन्यवाद।